मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम सत्ता के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में जिस प्रकार शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार से सत्ता का भी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। और हम कल सत्ता के प्रकार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि सत्ता के प्रकार क्या हैं। तो देखिए, हमने कल सत्ता के प्रकार पढ़े थे। सत्ता के 6 प्रकार के बारे में कल हमने चर्चा की थी। अब हम और उसके प्रकार के बारे में देखते हैं कि सत्ता के प्रकार क्या हैं। तो देखिए, सत्ता के प्रकार, सत्ता के प्रकार। तो देखिए, 6 के बाद में हमारा 7वां पॉइंट आता है सत्ता के प्रकार में, संख्या की दृष्टि से सत्ता की, सत्ता का जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं वो उसका प्रयोग किन व्यक्तियों के द्वारा हो रहा है, कि एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा, बहुसंख्यक के द्वारा या मंडल के द्वारा। तो देखिए, सत्ता के प्रकार में संख्या की दृष्टि से सत्ता में हम देखते हैं कि जो सत्ता का प्रयोग हो रहा है, उस सत्ता का प्रयोग कितने व्यक्तियों के द्वारा हो रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, कि या किसी मंडल या समूह के द्वारा हो रहा है। तो इसमें हम संख्या पल को लेते हैं कि सत्ता का जो प्रयोग किया जा रहा है वो कितने व्यक्तियों द्वारा उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए, संख्या की दृष्टि से सत्ता। अगला है विषय की दृष्टि से सत्ता का प्रकार। अगला है विषय की दृष्टि से सत्ता का प्रकार। तो देखिए, विषय की दृष्टि से जैसे कि अलग अलग विषय हैं, उनके हिसाब से धार्मिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, आर्थिक सत्ता। तो देखिए, विषय के प्रकार की बात हम करते हैं कि सत्ता के प्रकार में विषय की दृष्टि से भी जो है सत्ता के प्रकार हम मानते हैं कि विभिन्न विषय हैं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। तो ये सत्ता का प्रकार विषय की दृष्टि से भी हम इसमें निहित मानते हैं कि सामाजिक सत्ता क्या है, धार्मिक सत्ता क्या है, राजनीतिक सत्ता क्या है, ये भी क्या है, सत्ता के विविध प्रकार है। तो देखिए, इस प्रकार हमने सत्ता के विविध प्रकारों के बारे में पढ़ा और सत्ता के विविध प्रकार हमने इस प्रकार से स्पष्ट किए कि सत्ता जो होती है वो शासन व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि शक्ति को ही संस्थागत स्वरूप प्रदान करती है। जिस प्रकार शक्ति कानूनी रूप से जो है वो इसे सत्ता के द्वारा इसे बल प्रयोग जो है केवल उस स्वरूप में ही ये नहीं होती है। सत्ता के साथ शक्ति संस्थागत रूप से युक्त हो जाती है और आगे चलकर वैधता के साथ में सत्ता को वैधता और चित्तता मिल जाती है और यह लंबे समय तक शासन करके स्थायित्व को प्राप्त करती है। तो देखिए, हमने सत्ता के प्रकार पढ़े। अब हम मैक्स वेबर के अनुसार पढ़ते हैं। कई बार आपके प्रश्न आता है परीक्षा में 2 नंबर का, 5 नंबर का, कि मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं। तो देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार हम सत्ता के प्रकार की बात करते हैं।
देखिए मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार। तो देखिए मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रमुख रूप से 3 प्रकार बताए हैं और सत्ता का उसने बहुत ही विस्तृत रूप से जो है अपने पुस्तक में इसने विस्तृत व्यापक इसका वर्णन किया है। तो मैक्स वेबर के सत्ता के प्रकार, मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है कानूनी सत्ता और चौथा है तीसरा है करिश्माई सत्ता। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। परंपरागत सत्ता, इसका मतलब है कि जब अधीनस्थ व्यक्ति को, जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उन्हें जो आदेश प्राप्त होते हैं वो परंपरागत तरीके से प्राप्त होते हैं, अर्थात रीति रिवाज, संस्थाएं, जो भी ट्रेडिशन है उसके द्वारा उन्हें जो है आदेश प्राप्त करने का उन्हें अधिकार प्राप्त होता है, वो परंपरागत तरीके से प्राप्त होता है। तो वो आदेश प्राप्त करते हैं परंपरागत तरीके से। इसलिए परंपरागत सत्ता में हम जो सत्ता का स्रोत परंपरागत रीति रिवाज, परंपराएं, उनको मानते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए हम ब्रिटेन में राजपद को लेते हैं कि राजपद जो है वहां पर परंपरागत तरीके से उसे मान्यता प्राप्त है। तो परंपरागत सत्ता का मतलब जहां सत्ता परंपरागत तरीके से सत्ता प्राप्त होती है। फिर है कानूनी सत्ता, जब अधीनस्थ को आदेश जो प्राप्त होते हैं वो किसी कानूनी सत्ता के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम संविधान की बात करते हैं कि संविधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी महत्वपूर्ण पद होते हैं, उन महत्वपूर्ण पदों के बारे में उनकी शक्तियां, कार्य सब लिखित होती हैं और उन्हें किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करना, ये सब जो है संविधान में वर्णित होता है। तो ये कानूनी रूप से क्या होता है, उन्हें सत्ता प्राप्त होती है कि अधीनस्थ को जो सत्ता प्राप्त होती है वो कानून के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कानूनी सत्ता। अगला है करिश्माई सत्ता, जब अधीनस्थ अपना आदेश जो प्राप्त करते हैं वो किसी करिश्माई नेतृत्व के द्वारा, किसी व्यक्ति के पास में कोई ऐसा जादुई प्रभाव होता है, उस प्रभाव में आकर लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं, तो हम कहते हैं ये करिश्माई सत्ता है। अर्थात प्रभाव में आकर जो है अधीनस्थ उसके आदेशों का पालन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, करिश्माई सत्ता। तो इस प्रकार मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, परंपरागत सत्ता, कानूनी सत्ता और करिश्माई सत्ता। आपके हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं। 2 नंबर का आता है तो उसमें नाम लिखना है
और जब 5 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें आपको 2-2 3-3 लाइन के बारे में, 150 शब्दों के बारे में आता है, 150 से 200 शब्दों में बताना होता है। तो उसमें आप इनके बारे में 3-3 4-4 लाइन लिखकर क्या कर सकते हैं, इसको स्पष्ट रूप से समझा सकते हैं। तो ये सत्ता के इस प्रकार ये प्रकार हैं जो कि मैक्स वेबर ने बताए हैं। तो देखिए सत्ता के आपका ये टॉपिक जो है आज समाप्त होता है, और सत्ता के बाद में आपका अगला टॉपिक आता है औचित्यपूर्णता अथवा वैधता। तो देखिए सत्ता के बाद में आपके सिलेबस में अगला टॉपिक है देखिए आपका अगला टॉपिक है वैधता वैधता या औचित्य पूर्णता। तो देखिए आपके सिलेबस में शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों एक साथ आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। तो शक्ति, सत्ता, वैधता तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि आपके प्रश्न आता है कि शक्ति को परिभाषित कीजिए, शक्ति या सत्ता को परिभाषित कीजिए, और शक्ति और सत्ता में परस्पर संबंध को आप क्या कीजिए, विश्लेषित कीजिए। एक प्रश्न इस तरह से भी आता है कि शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर क्या है, आप शक्ति और सत्ता में प्रमुख अंतर बताइए। तो देखिए इस तरह से ये आपके शक्ति और सत्ता के बाद में वैधता का बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। और वैधता जो होती है, देखिए किसी भी शासन व्यवस्था में उसे न्याय संगत आधार प्रदान करने का काम वैधता करती है। जिस प्रकार से शक्ति के बारे में हमने पढ़ा कि शक्ति अपने मूल स्वरूप में हिंसा से युक्त होती है, क्योंकि वो दमनात्मक होती है, जबकि सत्ता शक्ति को संस्थागत स्वरूप प्रदान करती है और वो कानूनी रूप से जो है मान्य हो जाती है। लेकिन सत्ता के साथ में जब वैधता मिल जाती है, जब सत्ता को वैधता प्राप्त हो जाती है, तो सत्ता को न्याय संगत आधार जो है मिल जाता है, और सत्ता न्याय संगतता प्राप्त करते हुए इससे स्थायित्व भी मिल जाता है, क्योंकि शासन लंबे समय तक स्थिर रूप से क्या करता है, कार्य करता है। तो किसी भी राज व्यवस्था में उसे वैधता और औचित्यता मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज व्यवस्था में औचित्यपूर्णता महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और औचित्यपूर्णता के द्वारा कोई भी जो शासन है वो लंबे समय तक स्थिर रूप से क्या करता है, शासन करता है। तो देखिए हम वैधता और औचित्यता के बारे में समझते हैं। तो देखिए इसका हम अर्थ और परिभाषा देखते हैं। अर्थ परिभाषा, देखिए अर्थ परिभाषा की हम बात करते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द लेजिटिमेसी की उत्पत्ति, अंग्रेजी भाषा के शब्द अंग्रेजी भाषा के
शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द लेजिटिमेसी, इंग्लिश में है, हिंदी में भी बता रहा हूं आपको। लेजिटिमेसी, इसका जो उच्चारण है इस प्रकार से होता है हिंदी में। अंग्रेजी भाषा के शब्द लेजिटिमेसी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस 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 लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस से हुई है, भाषा से हुई है। लेजिटिमेसी से हुई है। लेजिटिमेसी का सामान्य अर्थ है, कानून की दृष्टि से लेजिटिमेसी का सामान्य अर्थ है कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना। कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना। कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना। तो देखिए, राजनीति विज्ञान में वैधता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इसका मतलब किसी कानून से नहीं है। इसका मतलब है शासक एवं शासित के ऐसे मूल्य विश्वास हैं जो शासन को न्याय संगत बताते हैं। तो देखिए, इसका मतलब कानून से नहीं है। हमने देखा कि अंग्रेजी भाषा के शब्द लेजिटिमेसी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस से हुई है, और अंग्रेजी भाषा की लेजिटिमेसी का सामान्य अर्थ है कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना। तो इसका सामान्य अर्थ हम कानून से नहीं लेते हैं, इसका हम अर्थ ये लेते हैं कि शासक और शासित के ऐसे मूल्य का होना जो कि शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करती है। तो देखिए, शासक एवं शासित के इसका अभिप्राय यह है कि शासक, इसका अभिप्राय शासक एवं शासित के ऐसे मूल्यों एवं
विश्वासों से है, ऐसे मूल्यों एवं विश्वासों से है जो कि शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करते हैं, जो कि शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम वैधता का मतलब कानून की शक्ति से नहीं लेते हैं कि वैधता का मतलब क्या है, कानून, लॉ की शक्ति से कानून, इसका मतलब नहीं है। औचित्यपूर्णता का, वैधता का मतलब, इसका मतलब है कि शासक और शासित के ऐसे मूल्य, ऐसे विश्वास, ऐसा दृष्टिकोण जो कि शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करते हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो यह है कि इनके मूल्य और विश्वास, ये मूल्य और विश्वास ही क्या करते हैं, शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करते हैं। तो इसलिए औचित्यपूर्णता का मतलब कानून से हमारा कोई भी तात्पर्य नहीं है। इसका हमारा मतलब है कि शासक और शासित के ऐसे मूल्य और ऐसे विश्वास हैं जो कि शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये शासक और शासित के ऐसे मूल्य और विश्वासों से इसका अभिप्राय है जो कि शासन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, क्योंकि शासन को जन सहमति, जन स्वीकृति औचित्यपूर्णता के आधार पर ही मिलती है। वैधता के आधार पर ही शासन को जन सहमति, जन स्वीकृति प्राप्त होती है, और जन सहमति और जन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही जो सत्ता जो होती है वो लंबे समय तक स्थायित्व के साथ में अपना सुदृढ़ रूप से जो है, अपना संगठित स्वरूप से, अपना सफलतापूर्वक जो है वो शासन करती है। इसलिए वैधता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैधता के द्वारा ही कोई भी शासक लोगों के दिलों पर राज करता है, और लोगों के हृदय पर राज करने के लिए उसे जन सहमति और जन स्वीकृति इस वैधता के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो वैधता शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शासन को जन सहमति, जन स्वीकृति इस वैधता के द्वारा ही मिलती है कि कोई भी शासक वैधता के आधार पर ही लोगों के दिलों पर राज करता है, और लोग हमेशा उसके शासन को याद रखते हैं कि फला समय में फला व्यक्ति द्वारा जो शासन किया गया था वो किस प्रकार से कितना आदर्श और नैतिक था, उसको कभी भी नहीं भूला जाता। इतिहास में उसका शासन कार्य स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे कि हम गुप्त वंश की बात करते हैं इतिहास में, कि गुप्त वंश का जो पीरियड था वो स्वर्णिम युग था, और उसे हम सर्वोच्च शासन और शासन की सर्वोत्कृष्ट जो हमें उसका उच्च स्वरूप देखने को मिलता है, गुप्त शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो देखिए इस प्रकार वैधता के द्वारा शासन करने वाला लंबे समय तक याद रखा जाता है, और शासन स्थायित्व रूप से लंबे समय तक क्या करता है, कार्य करता है। तो देखिए हमने वैधता के बारे में इस प्रकार से पढ़ा, और वैधता के द्वारा ही हम देखते हैं कि किस प्रकार अरस्तु ने कानूनी सत्ता की बात की अपनी पॉलिटिक्स में। कानूनी सत्ता के द्वारा उसने वैधता को उचित ठहराया। उसी प्रकार से एक्विनास ने धार्मिक सत्ता की बात की, चर्च की सत्ता की बात की, और चर्च की सत्ता के द्वारा राज सत्ता को उसने उचित ठहराया। इसी प्रकार से मैकियावेली ने भी जो है अपनी प्रिंस में इसी तरह से बात की। हॉब्स, लॉक, रूसो ने अपने चिंतन में सामाजिक समझौते के द्वारा वैधता को स्वीकारा, और सामाजिक समझौते के द्वारा उन्होंने राजसत्ता को क्या किया, राजसत्ता को उन्होंने समर्थन दिया कि राजसत्ता हॉब्स, लॉक, रूसो के चिंतन में
समझौते के द्वारा ये क्या होती है, निर्मित होती है। तो देखिए इस प्रकार से हम राजनीतिक चिंतन के इतिहास में देखते हैं कि वैधता जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और वैधता के द्वारा शासन में स्थायित्व आता है। देखिए अब हम देखते हैं कि वैधता की हमने जो सामान्य हमने बात की और अब इसकी परिभाषा जो है हम देखते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा है कि कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है कि औचित्यपूर्णता कानून और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। तो देखिए कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी ये परिभाषा है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है कि औचित्यपूर्णता कानून और शासकों के कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है कि औचित्यपूर्णता कानून और शासकों के न्याय संगत होने का औचित्यपूर्णता कानून और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो कि सत्ता में वृद्धि करता है, देखिए कार्ल जे फ्रेडरिक ने औचित्यपूर्णता की परिभाषा दी है कि औचित्यपूर्णता कानून और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो कि उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। तो देखिए इस प्रकार से औचित्यपूर्णता जो होती है वो कानून और शासकों की सत्ता में अभिवृद्धि करती है। क्यों करती है? जब न्याय संगत जो है उन्हें आधार प्राप्त हो जाता है, तो न्याय संगत आधार प्राप्त होने के कारण सत्ता में वो वृद्धि करती है। तो कार्ल जे फ्रेडरिक ने औचित्यपूर्णता की परिभाषा में बताया है कि औचित्यपूर्णता कानून और शासकों के न्याय संगत होने का ऐसा प्रतीक है जो कि शासकों की सत्ता में वृद्धि करती है। इस प्रकार से औचित्यपूर्णता बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके कारण शासन करने वाले जो लोग हैं उन शासन करने वालों के समय में ये अभिवृद्धि करती है, उनकी सत्ता में अभिवृद्धि करती है और शासन इस प्रकार से जो है वो बहुत ही लंबे समय तक शासन कार्य करता है और शासन को न्याय संगत आधार इस औचित्यपूर्णता के द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए इस प्रकार ये इसकी परिभाषा से भी स्पष्ट होता है कि ये ऐसे मूल्य, ऐसे विश्वास, ऐसे आदर्श, ऐसा आइडियल है जो कि शासन को न्याय संगत आधार प्रदान करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि औचित्यपूर्णता न्याय संगतता से युक्त होती है और न्याय संगतता से युक्त होने के कारण ही शासन को ये स्थायित्व प्रदान करती है और शासन जो है वो लंबे समय तक जो शासन कार्य करता है। इसलिए औचित्यपूर्णता में हम मूल्य और विश्वासों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और मूल्य और विश्वासों के कारण ही ये शासन
को नैतिक आधार प्रदान करती है और शासन को नैतिक आधार प्रदान करने के कारण शासन जो है लंबे समय तक कार्य करता है। इस प्रकार औचित्यपूर्णता जो होती है राज्य व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान इसका है, क्योंकि ये शासन को स्थायित्व प्रदान करती है।